सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, यह समास की श्रृंखला निरंतर चल रही है और इसके अंदर संपूर्ण समास, सरल से प्रौढ़ स्तर तक का समास प्रकरण संपूर्ण जो भी महर्षि पाणिनि के अनुसार बताया गया है उस सभी को पढ़ेंगे। आज इसकी 10वीं कक्षा है और इस कक्षा को देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले सभी पाठकों से सर्वप्रथम निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपको यह कक्षा तभी समझ में आएगी जब आपने पहले की 9 कक्षाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लिया है, देख लिया है। पूर्व की सभी कक्षाओं को तथा आगे की सभी कक्षाओं को समास प्रकरण की देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में संपूर्ण समास प्रकरण नाम का एक कॉलम बना दिया गया है, वहां पर सभी कक्षाएं क्रम से आप प्राप्त कर सकते हैं। यह एक शास्त्रीय श्रृंखला है, इसलिए क्रम से ही समझ में आती है। कोई एक वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पीछे की, यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो पहले पीछे की कक्षाओं को पढ़िएगा और फिर इस कक्षा को पढ़िएगा। ये ऑनलाइन कोर्स तैयार किया जा रहा है संस्कृत के पाठकों की सहायतार्थ, निःशुल्क अभियान है। इस वीडियो का शुल्क यही है कि आप इस वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। चलिएगा मित्रों, हम समास का पहला सूत्र पढ़ रहे हैं और मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो आपको मैं सिद्धि कराऊंगा उन सिद्धियों के लिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। तो मैंने सबसे पहले आपको इस सूत्र की जो ये सिद्धि कराई थी, ये आपका जो मैंने ये सूत्र पढ़ाया था, इस सूत्र को हम पढ़ रहे हैं अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको सिद्धि कराई थी अधिस्त्री अधिकुमारी, इसके अंदर जो सूत्र लगे थे उन सूत्रों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी, क्योंकि आगे में जो सिद्धि कराता हूं वो शॉर्टकट में कराता हूं। मैंने एक बार आपको विस्तार से ये सबसे पहले जो सिद्धि आपको बताई थी, ये इस प्रकार से ये सभी सूत्रों को आपको ध्यान रखना है कि समास के लिए हम इस प्रक्रिया से पदों को रखते हैं, उनका पदों का समासीकरण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको सभी सूत्र लगाने होते हैं सिद्धियों के अंदर। मैंने उस कक्षा में बता दिया है कि कौन सा विशेष सूत्र है और ये अव्ययी भाव समास के लिए विशेष रूप से बताया था मैंने। तो ये सारा आपको याद रखना है, तभी आप आगे की जो मैं सिद्धियां करा रहा हूं तभी सिद्धियां आप कर पाएंगे। ठीक है, सभी सूत्र उस सिद्धि में लगते हैं जो आगे कराता हूं मैं उसमें। ठीक है, ये पूरे मैंने विस्तार से आपको कराई थी, इसलिए तो पीछे की कक्षाओं में ये मैंने विस्तार से एक एक सूत्र करके आपको समझा दिया गया है और हर बार नहीं समझाया जाएगा। तो ये देखिए, यहां तक ये सूत्र अधिस्त्री बनाने के लिए लगाए गए थे। तो अब आप यदि पीछे की कक्षाएं आपने पढ़ी हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो ये सूत्र आपको मालूम नहीं है तो जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो समझ में आना नहीं है। तो समझ में आने के लिए आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा। चलिएगा, अब मैं आपको आज की कक्षा पर चलता हूं जहां पर हमको पढ़ना है। ये लीजिएगा, ये मैंने आपको, ये सूत्र हमारा वही चल रहा है, ये अव्ययम विभक्ति विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थार्था भावात्यया संप्रति शब्द आदि। ठीक है, हमने यथा तक कर लिया था। यथा तक मैंने आपके सिद्धियां सारी उदाहरण भी करा दिए। यहां तक यथा के 4 अर्थ थे वो भी मैंने करा दिए। ठीक है, यथा ये आपके योग्यता, वीप्सा और पदार्थानत वृत्ति और सादृश्यम, ये 4 अर्थ थे, चारों में करा दिया। अब इसके आगे जो यहाँ पर आ रहा है आनुपूर्व्यम, आनुपूर्व्यम का अर्थ होता है क्रमानुसार, सिक्वेंसी से का उदाहरण दिया। यहाँ पर इन्होंने, गुरुजी ने ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यम अनुज्येष्ठम
प्रविशंतु भवन्तः का अर्थ है अनुज्येष्ठ, माने जैसे जैसे जो बड़े हैं, जो सबसे बड़ा है वो पहले प्रवेश करेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, तो जो बड़े हैं वो उस क्रम से प्रवेश करें आप सभी, ये वहां ये अर्थ आता है। तो इसमें अनुज्येष्ठम का अर्थ है क्रमानुसार, ठीक है, ज्येष्ठ जो ज्येष्ठ है वो पहले प्रवेश करे। तो अनुज्येष्ठम की हमको सिद्धि बनानी है, तो आइएगा यहां पर आपको अब शॉर्टकट में मैं लाता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, आनुपूर्व ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, आनुपूर्व, तो ज्येष्ठ नस अनु, ठीक है। पूर्वत सब कुछ आप समास करेंगे, वो सारे सूत्र लगेंगे आपके, सब कुछ पूर्व में इसका अनु का उपसर्जनम पूर्वम आदि से सब लग करके आपका क्या बन जाएगा, अनुज्येष्ठ। अब देखिएगा ये सारा बार बार नहीं बताऊंगा मैंने, अब पहले आपने पढ़ा है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन कौन से सूत्र लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने केवल यहाँ पर ये मुख्य रूप से जो इसमें कठिनाई होती है छात्रों को कि यहाँ हम कैसे विग्रह करें, तो वो दिखाया है। तो अनुज्येष्ठ बन गया, और ये फिर स्वादि उत्पत्ति कर देंगे, और फिर नाभ्ययी भाव तुम पंचम्या से अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व होकर के अनुज्येष्ठम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो आपका अनुपूर्व का अर्थ में वर्तमान ये अनु है, माने क्रम पूर्व का अर्थ को कह रहा है यहाँ पर अनु। अनु के बहुत सारे अर्थ होते हैं, और अनु अव्यय है इसलिए समास भी हो गया इस सूत्र से, ठीक है। इसके बाद यौगपद्यम, यौगपद्यम में युगपत चक्रेण सचक्रम धेहि, माने एक ही काल में एक ही साथ, माने चक्र को धारण करो, माने एक हाथ में तलवार तो एक हाथ में चक्र, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो एक समय में ही, तो उसको कहते हैं सचक्रम धेहि, तो सचक्रम बनाना है यहाँ पर, ठीक है। सचक्रम माने चक्र के साथ में, तो यहाँ पर युगपद का अर्थ है एक साथ, युगपत माने एक साथ। तो चक्र टा साह सु, विग्रह आपका ऐसा रहेगा, चक्र टा साह सु, पूर्वत सब कुछ समास हो जाए सूत्र से, लुक आदि होकर के पूर्व में उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा, तो साह चक्र ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये साह चक्र बन गया आपका। अब यहाँ पर अव्ययी भावे चाकाले, पूर्व में 2-3 बार मैंने आपको समझा दिया है, इससे क्या है, सह को सभाव हो जाता है, क्या हो जाता है, सह को सभाव, तो सभाव हो गया, तो सह को स हो गया, और स्वादि उत्पत्ति करके पूर्वत, और नाभ्ययी भाव दतुम पंचम्या से अम होकर के अमी पूर्व से बन करके क्या बन गया, सचक्रम, तो सचक्रम धेहि, ऐसे ही बन गया ये। अब आपका इसके बाद इसमें आता है आपका यहां पर ये अनुपूर्व हो गया, यौगपद्य हो गया आपका। अब इसके बाद में आता है सादृश्य, ध्यान दीजिएगा, इस बात को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सादृश्य, सादृश्य एक क्या है, यहां पर भी एक सादृश्य आ गया था, यथा के 4 अर्थ थे, उसमें भी एक सादृश्य आ गया था, सादृश्यम, और फिर दोबारा एक अलग से महर्षि पाणिनि ने सादृश्य पढ़ा हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है, जैसे सादृश्य के यहां तो ये वाले उदाहरण बनाए थे हमने, स हंसम गच्छतु, स वीणम ध्वनतु ध्वनति, परंतु ये सादृश्य और इस सादृश्य में थोड़ा सा अंतर है, ये मैं अंतर आपको यहां स्पष्ट कर दूंगा। अभी पहले सिद्धि कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्पष्ट करूंगा, सरल समझ में आएगा। इसका उदाहरण दिया है सदृशः सख्या ससखी, क्या उदाहरण है, सदृशः सख्या ससखी, माने सखा के समान, क्या है, सखा के समान। अब इसकी सिद्धि हम करेंगे, तो इसके लिए हमें जो लौकिक विग्रह तो हमने देख लिया, अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह आप ऐसे करेंगे इसका, ये देखिएगा, सदृशाः सख्या ससखी लौकिक विग्रह हो गया, सखी ता समान सु, यहाँ क्या समास हो जाएगा इसी सूत्र से। सादृश्य अर्थ में वर्तमान समान शब्द है, या समान का अर्थ है सादृश्य,
तो सादृश्य अर्थ में समान शब्द आ गया है, ठीक है। तो समान है, या यहां पर आप समान या सह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? यहां पर सह रख लीजिएगा, दोनों का एक ही अर्थ है, सह। सह रख लेंगे तो सह सहसु ऐसा करिएगा। सह का अर्थ भी क्या होता है? सदृश अर्थ में आता है कभी, ठीक है। सदृश अर्थ में सह शब्द का, सह के बहुत सारे अर्थ हैं, प्रसिद्ध अर्थ तो 7 हैं, परंतु सह शब्द का सदृश अर्थ भी है कहीं कहीं। तो यहां पर सखी टा सह सु ऐसा हो गया। पूर्वत सब समास आदि होकर के सादृश्य अर्थ में इसका ये बन जाएगा, यहां पर ये सह बन जाएगा, ठीक है। ये समान हटा दीजिएगा, समान ये हो गया आपका सह। और अब इससे क्या है, ये हटेगा अब, ठीक है। यहां पर क्या है आपका, अव्ययी भावे चाकाले, क्या था आपका? अव्ययी भावे, जो मैंने अभी बताया था पहले, अव्ययी भावे चाकाले। चाकाले से क्या हो जाएगा? सह शब्द को सभाव हो जाता है, उत्तर पद के रहते। तो सखी का अर्थ हो गया सखी के सदृश अथवा सखी के तुल्य। यहां पर सा मैंने इसलिए रखा है, समान इसलिए नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि समान अव्यय नहीं है, समान अव्यय नहीं है, सह अव्यय। और ये जो सूत्र है ये क्या करता है? ये अव्यय के साथ समास करता है, अव्यय के साथ करता है, अव्यय के समास करता है। तो इसलिए यहां पर समान गलत रहेगा, गलत होगा, या सह शब्द ही हमको रखना पड़ेगा। तो इस सूत्र से अव्ययी भावे चाकाले से इसको स को सभाव हो गया, तो सखी। और यहाँ स्वादी उत्पत्ति आप करेंगे, यहाँ स्वादी उत्पत्ति कर लीजिएगा और उसका अव्यय आप सुबह से लुक आदि हो जाएगा। यहाँ पर अम होगा नहीं क्योंकि ये इकारांत है, अकारांत, ह्रस्वकारांत नहीं है। ह्रस्वकारांत से उत्तर सु को अम होता है बेवा समास में, तो यहाँ पर तो लुक हो जाएगा इसका, तो सखी बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसमें अंतर आपको समझना है एक बार। ये देखिए, इस वाक्य को आप समझ लेंगे तो आपको यहां पर ये समझ में आ जाएगा कि सादृश्य 2 बार क्यों पढ़ा गया है। ये मैंने आपको कहीं से पीडीएफ बनाई है अलग से, यहां पर ये एकदम स्पष्ट इन्होंने किया है। विशेषण पहले यथा के 4 अर्थों में एक सादृश्य अर्थ में समास बताया जा चुका है, जो मैंने आपको दिखाया था। यथा के 4 अर्थ हैं, उसमें एक सादृश्य है। दूसरा, पुनः यहां सादृश्य फिर दोबारा सूत्र के अंदर पढ़ा गया है, ठीक है। अर्थ में समास क्यों किया जा रहा है? अर्थात यथार्थ सादृश्य, माने यथार्थ का जो सादृश्य अर्थ है और सूत्र में सीधा सादृश्य पद पड़ा हुआ है, उसमें क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर है क्या? इसका उत्तर यह है कि जहां सादृश्य अर्थ गौण माने अर्थ अप्रधान हो, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर माने दोनों का यहां ग्रहण करने से लाभ ये है कि सादृश्य 2 प्रकार का होता है, एक गौण रूप से, एक मुख्य रूप से, माने प्रधान और अप्रधान। तो कह रहे हैं जहां सादृश्य अर्थ गौण अर्थात अप्रधान माने मुख्य ना हो, वहां पर भी समास हो जाए, ठीक है। माने गौण अर्थ में भी हो जाए, गौण अर्थ गौण सादृश्यता के गम्यमान होने पर भी समास हो जाए, और मुख्य अर्थ सदृशता सदृश सादृश्य गम्यमान होने पर भी समास हो जाए। इसलिए दोबारा सादृश्य का ग्रहण किया गया है, दोबारा, ठीक है। अब देखिए यहां ये उदाहरण दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा मुख्य कैसा होता है, गौण कैसा होता है।
जब हम कहते हैं कि वह अपने मित्र के सदृश है, ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं भाई वो अपने मित्र के समान है, अपने मित्र के समान है, जैसा उसका मित्र है वैसा वो है। तो यहां पर सादृश्य गौण होता है। सादृश्य गौण होता है क्या है? हम किसको कहना चाह रहे हैं? वह अपने मित्र के सदृश है। यहां वास्तव में हम किसको कहना चाह रहे हैं? मित्र को कहना चाह रहे हैं। क्या है? मित्र को, माने वह अपने मित्र के समान है। तो मुख्य रूप से हम किसको फोकस कर रहे हैं? उस व्यक्ति को, और व्यक्ति में उससे थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं कि उसमें समानता भी है, अपने मित्र के समान। तो क्या है यहां पर इस वाक्य में सदृशता तो सम्मुख गौण हो गई, और जो क्या है सादृश्य गौण होता है, और सादृश्य वाला व्यक्ति प्रधान होता है। सादृश्य वाला व्यक्ति क्या है? वह अपने मित्र के समान है, ठीक है। तो सादृश्य वाला व्यक्ति प्रधान होता है, तो इस वाक्य में ये प्रधान है और ये गौण है इस वाक्य में। और जब हम कहते हैं कि उसमें अपने मित्र की समानता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। जब दूसरा प्रकार से हम वाक्य प्रयोग करते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर उसके अपने मित्र की बहुत सारी समानताएं हैं, ठीक है। अब यहाँ समानताएं माने तुल्यता है, सदृशता है, तो यहाँ सादृश्य प्रदान हो गया। ये क्या हो गया? सादृश्य प्रदान हो गया, माने समानता प्रदान हो गई। हम कह रहे हैं उसमें अब उसके अपने मित्र की बहुत सारी समानताएं हैं, तो समानताओं पर फोकस है, तो यहां पर सादृश्य प्रदान हो गया, और सादृश्य वाला व्यक्ति गौण हो गया, माने उसमें ये गौण हो गया। इस तरह गौण हो अथवा प्रधान हो, दोनों अवस्थाओं में समास के लिए 2 बार सादृश्य अर्थ में समास का विधान किया गया है, ठीक है। दोनों अर्थ में हो जाए। अब आप कहेंगे कि एक ही जगह कर देते, एक से ही दोनों का ग्रहण हो जाता। तो क्या है, व्याकरण शास्त्र के अंदर ये नियम है कि जहां पर गौण और मुख्य दोनों में कार्य की प्राप्ति होती हो, तो मुख्य में कार्य होता है, गौण में नहीं होता है। इसलिए यहां पर यदि नीचे वाला सादृश्य नहीं पढ़ते तो क्या है, मुख्य सादृश्य में कार्य होता। किसमें होता? मुख्य सादृश्य में कार्य होता। अब देखिएगा, यहां पर हमने उदाहरण देखे थे, आपको दिखाए थे, देखिएगा ये एक हमने ये यथार्थ का सादृश्य का उदाहरण था, स हंसम गच्छति, हंस के समान जाता है, हंस के समान जाता है। तो यहां पर क्या है, मुख्य कौन है? व्यक्ति, व्यक्ति है, माने हम जाने की क्रिया किसके साथ लगा रहे हैं? उस समान वाले व्यक्ति, यानी हंस के समान जाता, हंस के समान। तो हंस के समान जाने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा मुख्य रूप से, और समानता थोड़ी सी जुड़ रही है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मुख्य अर्थ में, ठीक है। और यहां पर सादृश्य अर्थ में आप उदाहरण देखेंगे, सखी माने सखी के तुल्य, माने सखी के तुल्य माने सखी के समान समान चीजें हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सखी माने सखी माने सखी के तुल्य कुछ क्रियाएं हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो क्या है, जो सादृश्य वाला व्यक्ति गौण हो गया है और समानता मुख्य हो गई है। तो यहां पर ये सादृश्य प्रधान अर्थ में समास हो गया, और यहां पर सादृश्य गौण अर्थ में समास हो गया, दोनों जगह समास हो गया, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया उदाहरण दे करके, ठीक है। ये आपका इतना कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं, ठीक है। सरल है, बस ये मुख्य रूप से आपको बात समझानी थी, मैंने आपको समझा दी, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। हाँ चलिए, ये हो गया आपका आगे। ये सादृश्य का हो गया आपका ससखी। अब इसके बाद में आपका उदाहरण आता है, उदाहरण आएगा संपत्ति का। देख लीजिए, उसमें संपत्ति का उदाहरण है, ठीक है।
चलिएगा मैं आपको दिखा देता हूं किसका उदाहरण है। ये सादृश्य हो गया। अब संपत्ति का उदाहरण है, माने संपत्ति, संपत्ति का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जैसे हैं, माने संसार में जो व्यक्ति जिस गुण के अनुरूप है, अर्थात कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं तो उसके ब्राह्मण के अनुरूप उसके कर्म होने चाहिए, ठीक है, वही उसकी संपत्ति है। ब्राह्मण का ब्राह्मण के अनुरूप कर्म होना ही संपत्ति है। क्षत्रिय का क्षत्रिय के अनुरूप कर्म होना ही उसकी संपत्ति है, वास्तविक धन है, ठीक है। तो यहां पर उदाहरण दिया इन्होंने कि ब्राह्मण संपत्ति स ब्रह्म बाभ्रवाणाम, ठीक है, और स क्षत्रम शालंकाय नानाम। तो यहां पर है कि जो बभ्रू कुल के लोग हैं, मैंने प्राचीन काल का उदाहरण दिया है, उस समय बभ्रू कुल काफी प्रसिद्ध हुआ करता होगा। तो बभ्रू कुल के जो भी लोग हैं वो उनकी संपत्ति क्या है, स ब्रह्म, माने ब्रह्म के, माने ब्रह्म माने ब्राह्मण के अनुरूप कर्म करना। वो कर्म माने ब्राह्मण के कर्मों को पूरी तरह से बाकायदा अपने अंदर उसको फॉलो करते हैं, तो उनकी वास्तविक यही संपत्ति है, स ब्रह्म बाभ्रवाणाम। और ऐसे ही स क्षत्रम शालंकायनानाम। तो उस काल में शालंकायन कुछ एक गोत्र होगा या कोई एक समूह होगा, वो क्षत्रिय अच्छे माने जाते थे, तो वो उनका सक्षत्र माने शालंकायना जो है क्षत्रिय, उनका क्षत्रियत्व, वीरत्व, देश की रक्षा करना, धर्म का पालन करवाना, लोगों से स्वयं करना, ये सारे क्षत्रियत्व के ही गुण के अनुरूप उनको फॉलो करना ही उनकी संपत्ति है। तो सक्षत्रम। अब इसकी सिद्धि कैसे करेंगे, सिद्धि मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। संपत्ति में ब्राह्मण संपत्ति स ब्रह्म बाभ्रवाणाम। ब्राह्मणता, यहां ध्यान देंगे, या तो षष्ठी है इसमें, पर षष्ठी का अर्थ वास्तव में क्या है, साथ है, माने एक अनुरूप के अनुरूप, ठीक है। तो ब्राह्मणता साह सु, ऐसा ये अलौकिक विग्रह होगा, ये लौकिक विग्रह होगा, ठीक है। तो पूर्व सबको समास आदि कर दीजिए। सह क्या है, ये यहाँ पर संपत्ति अर्थ में वर्तमान है, संपत्ति माने अनुरूप कर्म अर्थ में वर्तमान है, तो ये समास होकर के सह ब्राह्मण बन गया। और अव्ययी भावे चाकाले से क्या हुआ, सह को सभाग हो गया, सभाव हो गया, सब ब्राह्मण बन गया। और फिर स्वादि उत्पत्ति करके सु का लुक हो जाएगा अव्यय आप सुपा से, क्या बना आपका सब्रह्मन, और सब्रह्मन फिर इसका सुप्तिगंतम पदम प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम, और नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से क्या हुआ, नकार का लोप हो गया, तो आपका ये बन गया सब्रह्म, ठीक है, सब्रह्म बन गया। इसी प्रकार से तो सब्रह्म बाभ्रवाणाम, और इसी प्रकार से ब्रह्म के स्थान में आप क्षत्र शब्द रख दीजिएगा, ये तो सक्षत्रम शालंकायनानाम, ये ऐसे उदाहरण बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे उदाहरण है आपका संपत्ति का कर दिया मैंने आपको साकल्य, साकल्यम। साकल्यम का अर्थ होता है संपूर्ण, माने पूरा एकदम, ठीक है। साकल्य माने संपूर्ण। उदाहरण दिया है तृणानाम साकल्यम सतृणम अभ्यवहरति, माने तृण सहित, कुछ पशु है वो तृण सहित खा जाता है, तो सब कुछ खा जाता है, जो भी खाने के लिए डालते हैं सब चाट के खा जाता है, एक तिनका भी नहीं छोड़ता। भूषम माने जो भूषा डालते हैं उस सारे भूषे को खा जाता है, तो ये साकल्य अर्थ में है। यहाँ पर ये जो सा दिख रहा है ये साकल्य अर्थ में वर्तमान है। तो सतृणम का अर्थ है संपूर्ण तृण सहित, सबुषम माने पूरे बुष भूष भूषा सहित, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब इसकी सिद्धि आप कैसे करेंगे दिखा देता हूं मैं आपको। साकल्य का, साकल्य का है तृणम अपि अपरित्यज्य, ये इसका वास्तव में अर्थ होता है, माने एक तिनके को भी न छोड़ करके तिनके सहित। तृण ता साह सु, क्योंकि सहारा है तो सह
सा के साथ में टा तृतीया आनी चाहिए, तो इसलिए टा आ गया। तो अलौकिक विग्रह ऐसे कर सकते हैं, और जो मैंने पहले दिखाया वैसे भी कर सकते हैं। तो ये तृणम, तृण टा सह सु, पूर्व सब कुछ समास आदि होकर के आपका पूर्व में उपसर्जन का पूर्व में निपात हो जाएगा, तो स तृण बन जाएगा स्वादि उत्पत्ति करके, और नाभ्ययी भाव तुम पंचम्या, और आपका अमी पूर्व लग करके क्या बन जाएगा, सतृणम। सरल है। ऐसे ही भूषम अपि अपरित्यज्य सभूषम, बिल्कुल यहाँ क्या तृण के स्थान में आप यहाँ पर बुश कर दीजिएगा, बाकी सब समान रहेगा आपका। ठीक, तो ये तो आपके इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आ जाइएगा अंतिम इसका। अभी काफी लंबा चला है, पहली सिद्धि है इसलिए सिद्धियां बहुत जरूरी थी। अंतवचन, अंतवचन माने उसकी समाप्ति कह सकते हैं, माने किसी भी विषय की समाप्ति। अंत माने समाप्ति। तो अंतवचन में जैसे अग्निरंतः साग्नि समास समासम अष्टाध्यायी मधीते, इसका अर्थ है अग्नि है अंतः, जो माने अग्नि का प्रकरण है कहीं किसी शास्त्र में, तो उस अग्नि के प्रकरण की समाप्ति तक, साग्नि का अर्थ है अग्नि प्रकरण समाप्ति तक पढ़ता है। अथवा समासम अष्टाध्यायी अधीते, माने समास प्रकरण पर्यंत तक, समास प्रकरण की समाप्ति तक अष्टाध्यायी ग्रंथ को कोई पढ़ता है। तो यह समासम क्या है, अंत वचन माने समाप्ति को दर्शा रहा है। इसके अंदर जो अव्यय है समास की समाप्ति तक, अग्नि प्रकरण की समाप्ति तक। चलिएगा, तो इसका हम कैसे करेंगे आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा, अंत वचन में अग्नि टा साह सुन, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, लौकिक विग्रह में दिखा दिया आपको, पूर्व समास आदि सब कुछ करके और पूर्ण बात हो करके, और साह को सभाव हो जाएगा अव्ययी भावे चाकाले। अव्ययी भावे चाकाले से क्या हो गया, साह को सभाव, साह को सभाव हो गया। और यह आकाश सवर्ण दीर्घ लग करके साग्नि और स्वादि उत्पत्ति करके अव्यय दापसुपा से लुक हो गया आपका, तो क्या बना, साग्नि बन गया। इसी प्रकार से आपका ये बन जाएगा समासम, समासम माने समास टा साह सु। ठीक है, समास टा साह सु, यह समास हो गया आपका पूर्वत, और सब कुछ लग करके सा समास, सा को अव्ययी भावे चाकाले से सा को सा हो जाएगा, तो सा समास और स्वादि उत्पत्ति करके नाभ्ययी भाव तुम पंचम्या, और अमी पूर्व लग करके क्या बन गया आपका, समासम। अष्टाध्यायी अधीते अर्थात समास प्रकरण की समाप्ति तक अष्टाध्यायी ग्रंथ को वह पढ़ता है। चलिए मित्रों, ये आपका पूरा सूत्र मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी काफी इसमें और पढ़ना है, देखिए विस्तार से बता रहा हूं सब कुछ। इसको जो भी पढ़ेगा वो नव्य और प्राचीन दोनों में एक मास्टर बन जाएगा। तो ये अब मैं जो भी अव्यय इन अर्थों में वर्तमान होगा वह समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाएगा। नित्य, ध्यान दें कैसे, नित्य, ये विकल्प समास नहीं है, नित्य समास है ये। और क्या है, नित्य समास का अर्थ होता है कि उसका लौकिक विग्रह जो हम बना करके आपको दिखा रहे हैं उसका प्रयोग नहीं होगा, हमेशा समस्त पद का ही प्रयोग होगा। इसको बोलते नित्य समास। और जो विकल्प समास होते हैं, विकल्प से होते हैं, उनमें क्या है, हम विग्रह वाक्य भी कर सकते हैं प्रयोग, और हम समस्त पद भी कर सकते हैं। तो इसके जो भी उदाहरण हमने आपको दिखाए हैं, ये आपको शास्त्र के अंदर इसी रूप में आपको प्रयोग मिलेंगे। सुमगधम, सुभारतम, ऐसे दुर्मगधम, दुर्गवधिकम, इसी प्रकार से इसका विग्रह ऐसा नहीं मिलेगा, मगधानाम वृद्धि, ऐसा प्रयोग नहीं मिलेगा आपको। इसलिए नित्य समास है। ठीक है, और जो अनित्य, जो नित्य समास नहीं विकल्प होता है, उनका कैसे, एक समास का उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हम बोलते हैं राजपुरुषः, ठीक है,
राजपुरुषः, ये समस्त आपको समास भी दिखेगा और आपको ऐसे भी खूब प्रयोग मिलेगा। राज्यः पुरुषः, दोनों प्रकार से भरपूर प्रयोग मिलेगा, परंतु नित्य समास में नहीं मिलेगा। तो ये नित्य समास का ये ध्यान रखें। जो आपको विग्रह दिखाया है वो मात्र और मात्र अर्थ प्रदर्शनार्थ है, केवल आपको समस्त उदाहरण के अर्थ को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बस। ठीक है, तो ये आपका इन सभी अर्थों में वर्तमान जो अव्यय है उनका मैंने आपको समास कंप्लीट करके दिखा दिया है अंतवचन तक। ठीक है, अब आगे की कक्षा में ध्यान देंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर अष्टाध्यायी है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर आपको बता देता हूं। यहां पर क्या है, ये समास है आपका अव्यय में, ये सूत्र है, यहां से पहला समास है। ये यहां तक, ये 10 तक क्या है, ये नित्य समास के उदाहरण, ये सूत्र है। विभाषा, यहां से आगे समास के पूरे प्रकरण तक विभाषा विकल्प चलेगा। तो यहां से पहले जो समास है वो नित्य समास है। अभी नित्य समास के 4 सूत्र और हैं हमारे पास में, उनको आगे पढ़ेंगे। अब ये तो मैंने आपको प्राचीन व्याकरण की बात, सरल बात बता दी। इसके अंदर 90 के अंदर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने क्या कहा है, उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा आगे की कक्षा में। ठीक है, कि उसमें उन्होंने किस प्रकार से इस सूत्र का व्याख्यान किया है और हमें उसके भी लाभ लेना चाहिए। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं आपसे। ये यहाँ पर ये इनका वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का ही लिखा हुआ है, आगे इस पर विचार करेंगे। चलिए मित्रों, सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ेंगे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएंगे, ये आपके लिए निवेदन करता हूं। आपको लगता है संस्कृत के विद्यार्थी एवं अध्यापकों के लिए ये सामग्री बहुत उपयोगी है, लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अधिक लोगों को जोड़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।